नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण भूगोल विषय पर। पर्यावरण भूगोल आज वर्तमान समय में भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी शाखाओं में से एक है। मानव सभ्यता का इतिहास काफ़ी लंबा और पुराना है और इस दौरान मानव ने तमाम तरह की प्रगति, तमाम तरह की प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक उन्नति की है। और इस प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक उन्नति के दौरान मानव का जो पर्यावरण के साथ अतीत काल से लेकर वर्तमान काल तक जो संबंध रहा है वो विभिन्न युगों में परिवर्तित होता रहा है। आज मानव द्वारा पर्यावरण में जो हस्तक्षेप जिस स्तर से किया जा रहा है तथा संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, उस शोषण और दोहन से तमाम तरह की समस्याएं आज उभर कर आ रही है, जिसे हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, ग्लेशियरों का पिघलना हो, ओजोन परत है उसका ह्रास होना हो, अम्ल वर्षा की घटनाएं हो, विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में प्रजातियों की विलुप्तता का मुद्दा हो, कृषि भूमि के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव और उसके बाद कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों द्वारा तात्कालिक तो उर्वरता बढ़ जाती है, लेकिन बाद में जब वो उर्वरता का ह्रास का समस्या आ रही है, वो बांधों के बनने से जितनी भूमियाँ जलमग्न हो जाती है, वनों की कटाई होती है, सड़कें और बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तमाम तरह की मानव की इस प्रगति का द्योतक तो है, लेकिन इस दौरान मानव ने इन सभी प्रकार की अपनी कार्य योजना के तहत इस प्राकृतिक और जो भौतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, उसके साथ जो मानव का अतीत से संबंध रहा है वो हालिया शताब्दियों में बहुत विकृत स्वरूप धारण कर चुका है और विगत दशकों में इसकी भविष्य का बहुत ही एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर आज हम इस जगह से वापस लौट कर नहीं आए या संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाए तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत है, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए भी कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती है। और इस चीज़ का अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद हमें पता चला है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि पर्यावरण क्या है और भूगोल क्या है, उसके बाद हमें आगे बढ़ने से फ़ायदा है। अदरवाइज़ जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि पर्यावरण क्या है और भूगोल क्या है, उसके बाद हम क्या पढ़ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे और उसका क्या निहितार्थ निकाल पाएंगे। हमारे अध्ययन से हम इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। जब तक किसी विषय के अध्ययन की अगर उपयोगिता नहीं है तो उसका अध्ययन और उसका अध्यापन दोनों व्यर्थ है। उपयोगिता, क्योंकि उपरोक्त विश्लेषण के बाद हम लोग थोड़ा सा जान पाए हैं कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है और मानव और पर्यावरण के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण, मानव की प्रगति के लिए, मानव की खुशहाली के लिए, सभ्यता की आने वाली पीढ़ियों के लिए, संसाधनों के संरक्षण से लेकर तमाम तरह की चीज़ों में पर्यावरण काफ़ी उपयोगी है और मानव पर्यावरण संबंधों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब पर्यावरण शब्द के लिए हम लोग जाएं तो पर्यावरण शब्द क्या है? पर्यावरण
पर्यावरण एक अनुवाद है जो अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट से बना है। एनवायरनमेंट फ्रांसीसी भाषा के या फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से बना है, जिसका अभिप्राय है घिरा हुआ होना या घेरना। अब एक उपयुक्त परिभाषा की समस्या आती है, जिसे हम लोग 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से लेते हैं। विभिन्न प्रकार की विद्वान अलग अलग प्रकार की और तमाम तरह की परिभाषाएं देते हैं, लेकिन एक एक महत्वपूर्ण आधार के लिए हम लोग 1986 के 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से हम इस परिभाषा को लेते हैं। इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उसके साथ की जाने वाली अंतरक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत किसी जीव के चारों ओर भौतिक और जैविक दशाओं तथा उनके साथ की जाने वाली अंतरक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सामान्य अर्थों में पर्यावरण वह है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जिसके अंतर्गत समस्त प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी दशाओं का योग होता है। अब पर्यावरण विषय को जानने के बाद, पर्यावरण शब्द को जानने के बाद पर्यावरण भूगोल विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण भूगोल ये दो शब्द हैं। पर्यावरण भूगोल इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम इसे जानने का प्रयास किया पूर्ववर्ती अपने इस उद्बोधन के दौरान हमने जानने का प्रयास किया कि पर्यावरण क्या है और हमारे लिए क्यों जरूरी है। पर्यावरण भूगोल। अब हम लोग एक शब्द और है जिसको भी हम लोगों को जिक्र कर लेना चाहिए, और उसे कहते हैं हम लोग भूगोल। भूगोल के छात्र के रूप में हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा है, लेकिन भूगोल क्या है ये भी हमने अपने +2 के दौरान पढ़ा है, अपनी स्नातक स्तरीय कक्षाओं के दौरान भी इसको पढ़ा है। भूगोल हम मानव के पृथ्वी धरातल के साथ की जाने वाली अंतरक्रिया का वैज्ञानिक तरीके से स्थानीय कालिक संदर्भ में विश्लेषण करने से, अर्थात भूगोल वह विषय जैसे मानवीय अंतरक्रिया पृथ्वी के धरातल के साथ किस प्रकार से होती है, किस प्रकार वो विभिन्न कालखंडों में अलग अलग होती है, किस प्रकार वह दिन की प्रक्रिया विभिन्न कालावधि के दौरान अलग अलग होती है, विभिन्न स्थानों के दौरान अलग अलग होती है, का एक उपयुक्त और वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करने से है। पर्यावरण भूगोल की एक उपयुक्त परिभाषा आप सब लोग अपनी विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से और नेट के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या पर्यावरण भूगोल की परिभाषा दी है। एक साधारण परिभाषा के तौर पर हम लोग यही जानेंगे कि पर्यावरण भूगोल अर्थात भूगोल का पर्यावरण के साथ संबंध। अब इसकी एक परिभाषा के एक आम परिभाषा के रूप में हम लोग जान सकते हैं कि पर्यावरण
के साथ मानव किस तरह से अंतर्क्रिया करता है, अर्थात सांस्कृतिक प्रौद्योगिक रूप से समुन्नत और समृद्ध आर्थिक रूप से समृद्ध मानव पर्यावरण के साथ में, भौतिक पर्यावरण के साथ में, जैविक पर्यावरण के साथ में किस तरह से अंतर्क्रिया करता है और अंततः उसे किस प्रकार प्रभावित करता है और खुद स्वयं प्रभावित होता है। दूसरा, हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम पर्यावरण अध्ययन नहीं पढ़ेंगे, पर्यावरण भूगोल नहीं पढ़ेंगे तो क्या ऐसा बदलाव आएगा हमारे जीवन में जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसको पढ़ना ज़रूरी है, जिसकी समझ हमें ज़रूरी है। आजकल पर्यावरण अध्ययन का न केवल सिर्फ भूगोल के छात्रों के लिए या पर्यावरण विज्ञान के रूप में जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए ज़रूरी है, बल्कि पर्यावरण की समझ आजकल लोक सेवकों के लिए भी कम नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण को बहुत ही प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया है। इसका आशय यह है कि पर्यावरण बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। जब हमें जो जो आवरण चारों ओर से हमें घेरे हुए है, चाहे उसमें भौतिक पर्यावरण हो, चाहे जैविक पर्यावरण हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, तमाम तरह की चीज़ें हो, अगर हम उन चीज़ों को, उन घटकों को, उन अवयवों को बारीकी से समझते हैं तो पर्यावरण के प्रति मानवीय अंतर्क्रिया किस तरह की हो, इसके प्रति एक आधारभूत समझ विकसित होती है। और पर्यावरण को आजकल प्रतिकूल तरीके से जो चीज़ें प्रभावित कर रही है, हम उन चीज़ों को भी समझ पाने में समर्थ और सक्षम होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज पर्यावरण के साथ में किस तरह की मानवीय अंतर्क्रिया है और हम कितना प्रभावित हुए हैं विगत शताब्दियों में, विगत दशकों में, और विशेषकर औद्योगिक क्रांति के बाद। तो हमें जानना जब पहली बात ये है कि हमारे पर्यावरण में जो कुछ अनुचित और गैरवाजिब परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों का कारण क्या है, कि तभी जान पाएंगे जब हम उन्हें जानते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती है, किस किस को सम्मिलित करते हैं, इसका कारण क्या है, भाई कौन से कारक ऐसे हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को जानते हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो हम एक बेसिक और एक आधारभूत समझ विकसित कर पाएंगे और शायद उसके बाद अपने विवेक और अपने कौशल से उन समस्त प्रकार की त्रासदियों से मानव सभ्यता को और अनेक प्राणियों को जो विलुप्ति के कगार पर है, कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, कई विलुप्त होने के कगार पर है, उन सब का हम लोग रक्षा कर पाएंगे। और जो प्राकृतिक जो तत्व हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनके साथ हमारी एक संयमित, अनुशासित और एक मर्यादित भूमिका तय कर पाएंगे, जिसके बाद हम सब लोग मानवीय सभ्यता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर पाएंगे और भावी आवश्यक पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधन बचा के रख पाएंगे। अर्थात सतत विकास की संकल्पना या the concept of sustainable development is totally based on the comprehensive understanding of environment and geography and geography। तो अब हम इस पर
आगे बढ़ें, इसलिए पहला ये चीज़ लिखने का प्रयास करना चाहिए हमें। इस पूरे स्लाइड में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, मैंने परिभाषाएं नहीं लिखी है, मैंने ये भी नहीं लिखा कि पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, बल्कि मैं इसके लिए कहता हूँ कि आप खुद इसके लिए प्रयास करेंगे, प्रयास करने का कोशिश करिए। अगले टॉपिक में आपके लिए पर्यावरण भूगोल क्या है, हमें पर्यावरण अध्ययन की ज़रूरत क्यों है, इसका आपको लिखित मैटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुनने से वो सारी चीज़ें शायद विकसित नहीं हो पाती है जो हम लोग एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अच्छे शिष्य के रूप में आप लोगों में विकसित करना चाहते हैं। तो आप वो चीज़ें ध्यान रखें। पर्यावरण भूगोल क्या है ये आप अपने आप से अपने तरीके से लिखने का कोशिश कीजिए, और पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्या है इसको भी आप लिखने का कोशिश कीजिए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अब वही चीज़ें हैं, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमने जाना कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक एवं पर्यावरणीय कारक। अच्छा, पर्यावरणीय घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हम इस इन कंपोनेंट्स के भीतर हम तीन तरह से इसको डिवाइड करेंगे कि पर्यावरण के घटक कितने हैं, और हम तीन तरीके से इसको डिवाइड करने की। पहला है अजैविक घटक, या जिसको कहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा है जैविक घटक, पहला अजैविक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा घटक। अब एबायोटिक, बायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट, तीन मेजर कंपोनेंट हो गए। अब एबायोटिक घटक जो है, अजैविक घटक, उसमें हम उसमें तीन तरीके से उसको बांटते हैं। उसमें क्या होता है, स्थल होता है, उसमें जल होता है और उसमें वायु होती है। तीन तरह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। अर्थात स्थल में हम क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करते हैं। स्थल खंड पर हमें पृथ्वी पर मेजर दो ही भाग होते हैं, कि जल और थल, जो दृश्य होते हैं, जिनको हम देख करके, छू करके महसूस कर सकते हैं। तो इनके भी स्थल और जल। स्थल पर पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने और मानवीय बस्तियाँ, तमाम तरह के जंगल, घाटियाँ, सब तरह से हम लोग जो दृश्य दिखाई देते हैं, भूदृश्य दिखाई देते हैं, वो सब स्थल के या स्थल मंडल का भाग होता है। स्थल से बना है स्थल मंडल, अर्थात वो समस्त भाग जिस पर पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें आदि स्थित हैं। मानवीय सभ्यता का आधार भी स्थल ही रहता है मूलतः। उसके बाद जल, पृथ्वी पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, स्थल से भी ज़्यादा क्षेत्र विस्तृत है, वो है जल। जल पृथ्वी पर 71% पार्ट, 71% पार्ट पर जल विस्तृत है। जल मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है, मानव उससे किस प्रकार प्रभावित होता है, इसके अलावा जल में किस किस प्रकार की जैव विविधता होती है, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, किस प्रकार मानवीय व्यापार और मानवीय आवागमन को प्रभावित करता है, किस प्रकार मानवीय व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाता है। तो तमाम तरह से हम इस जल को पढ़ते हैं। जल से बना है जलमंडल, इसमें नदियाँ, मुहाने भी आते हैं, उसमें लेगून, झील भी आते हैं, इसमें खुला समुद्र भी आता है, इसमें लिटोरल जोन भी आता है ना। तो
कुल मिलाकर के जल और इससे संबंधित समस्त घटक हम जल मंडल में पढ़ते हैं। वायु हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हमारे चारों ओर हम इसको महसूस कर पाते हैं। जब कभी आंधियाँ आती है तब हमें लगता है पेड़ गिरते हैं, एक अदृश्य प्राकृतिक प्रभाव जिसको हम महसूस कर सकते हैं। हवा हमारे चारों ओर महसूस होती है, लेकिन जब पवन के रूप में वो धारण करती है, रूप धारण करती है, तब इसको हमें आभास अधिक उपयुक्त तरीके से होता है। और प्राणवायु ऑक्सीजन हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए CO2 ही वायुमंडल से लेते हैं, और तमाम तरह की गतिविधियाँ जो वायु के बगैर संभव नहीं हैं, उन सब का अध्ययन वायुमंडल में करते हैं। अब अजैविक घटक के रूप में हम लोग जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य और वनस्पति जगत को शामिल करते हैं। जीव जंतु, मनुष्य भी एक अजंतु के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन चूँकि मानव सबसे अधिक विवेकशील प्राणी है, इसलिए थोड़ा अलग से इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। पादप या वनस्पति जगत हमारे चारों ओर पेड़ पौधे, घास फूस, तमाम तरह की वनस्पतियाँ दिखती है। उष्णकटिबंधीय से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय और टुंड्रा टाइप की वनस्पति दिखाई पड़ती है। उस प्रकार के भी कारक भी हमें जैविक घटकों के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात एक चीज़ ये है कि यही एकमात्र हम लोग इसको प्राथमिक उत्पादक के रूप में मानते हैं। जीव जंतु और मनुष्य, हमने जाना कि पृथ्वी पर तमाम तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। वो मानव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और वो उनसे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, उस पर किस प्रकार की एक पारस्परिक आत्मनिर्भरता है, उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म जीव, इन सबको सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रभावित करते हैं और ये सूक्ष्म जीव इन सबसे कैसे प्रभावित होते हैं, ये सब भी हम लोग इसमें जानते हैं। एक चीज़ जो आती है लास्ट में, ऊर्जा। जैविक और अजैविक घटकों को गतिशील बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है ऊर्जा। ऊर्जा हमें दो तरह से मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा लगभग 99.99% हम लोग सौरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद कुछ बची कुछ ऊर्जा है, वो हम भूतापीय ऊर्जा से भी ग्रहण करते हैं। स्थल और स्थल से जुड़ी चीज़ों को हम लोग, स्थल से जुड़ी हुई आकृतियों को, स्थल पर जो तमाम तरह के संसाधन हैं, उनको हम स्थल मंडल के तहत अध्ययन करते हैं। वायु और उससे संबंधित गतिविधियों को हम लोग वायुमंडल में अध्ययन करते हैं, और जल और इससे जुड़ी हुई तमाम प्रकार की भौतिक विशेषताओं को, जैविक विशेषताओं को जल मंडल में समझते हैं। अब इन सब के इन तीनों अजैविक घटकों के मिलने से एक चौथा घटक विकसित होता है, अर्थात इन तीनों का योग, उसको हम कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल अर्थात वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों दशाओं का योग। यहाँ पर इन जैवमंडल पर ही जीवन की दशाएं विकसित हो सकती है, जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती है। जीवन की दशाएं मौजूद हो सकती है, जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती है। अर्थात अगर जल है और वायु है, स्थल नहीं है, तो भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अवरोध उत्पन्न होता है। और जल और थल है, वायु नहीं है, तो भी दिक्कत आती है। और वायु और स्थल है लेकिन जल नहीं है, तो भी कहीं न कहीं ये चीज़ें और इनके बीच में उपस्थित पारस्परिक आत्मीयता कहीं न कहीं भंग होती है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ेंगे कि
जी, इन तीनों मंडलों के मिलने से जो जैव मंडल विकसित होता है, उस जैव मंडल में कुछ जीव जंतु रहते हैं, कुछ वनस्पतियाँ रहती हैं, कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, और उसको हम जैविक घटकों के रूप में सम्मिलित करते हैं। जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण आया हमने पढ़ा वनस्पति, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव हैं। इन पर जो जिसकी समस्त जीव जंतु और वायु, जल और स्थल, इन सब के बीच में जीवन को और जीवन की संभावना को जागृत करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जो प्रचलित है, जो उपस्थित है, जो मौजूद है, जो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व के रूप में हम लोग ले सकते हैं, वो है ऊर्जा। हमें किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी खाने की ज़रूरत होगी, आप लोगों को भी खाने की ज़रूरत होगी, हमारी दैनिक गतिविधियाँ संपन्न हो सकें। इस प्रकार मेरे लिए और आपके लिए भोजन की ज़रूरत होगी। कोई गाड़ी है आपकी या मेरी, उसको हम चला कर ले जा रहे हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल के रूप में ऊर्जा चाहिए होती है। हम स्विच ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, वहाँ पर हमें ऊर्जा चाहिए होती है। अर्थात समस्त प्रकार की जैविक और अजैविक जो शक्तियाँ जो परिवर्तन लाती हैं, उनके पीछे ऊर्जा होती है, और ऊर्जा ज़रूरी होती है। आज भी ऊर्जा महत्वपूर्ण है। समझने के लिए ये पर्यावरण में ये परिवर्तन किस तरह से लाती है। अब हमारी ऊर्जा का अधिकांश स्रोत, जैसा हमने पहले बताया, कि सौरिक ऊर्जा है। हम सूर्य के विकिरणों के माध्यम से हमारे पास ऊर्जा आती है, और ये प्रकाश के रूप में हमारे पास जो उजाला दिखता है हमें, ये प्रकाश भी ऊर्जा है। और इस प्रकाश ऊर्जा से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वायु को गति मिलती है, वर्षांत तापमान बढ़ता है, घटता है, वर्षांत होती है, वायुदाब घटता है, बढ़ता है, तमाम तरह की समस्त या समस्त प्रकार की गतिविधियाँ संपन्न होती है। अब हम ये जानें कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो हमें पृथ्वी प्राप्त होता है, वो पृथ्वी प्राप्त होता है सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य का प्रकाश क्या क्या काम करता है और हमें किस तरह से प्रभावित करता है, ये सब हम लोग पर्यावरण भूगोल में पढ़ते हैं। अर्थात पर्यावरण के रूप में पहले पर्यावरण में पढ़ते हैं, फिर पर्यावरण के घटकों के रूप में पढ़ते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, पहले हमें दृश्य प्रकाश, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास में भी और इस चैनल के थ्रू भी, यह भी एक प्रकाश के माध्यम से ही संभव होता है, ऊर्जा के माध्यम से होता है। दृश्य प्रकाश, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं, वो दृश्य प्रकाश। प्रकाश का एक विशेष वेवलेंथ होता है, जिसकी मौजूदगी से ही हम लोग जब देख पाते हैं। वो हमें पता है कि 0.4 से लेकर अब 0.7 तक जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, उसके दौरान ही हम लोग देख पाते हैं। अब उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जीवन की संभावनाओं को और जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम जो पढ़ेंगे कि इस प्रकार प्रकाश हमें प्रभावित करता है। अब इस प्रकाश जो प्रभावित करता है हमें, वो जलीय तंत्र पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन जोन क्या है, या वेलांचली क्षेत्र क्या है, सराजवी जोन क्या है। जैसे ये हम लोग पढ़ेंगे, देखो कि ये सराजवी क्षेत्र होता है, ये जोन होता है, ये क्या होता है। फिर ये अबेसल जोन क्या होता है। और उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं कि पर्यावरण का स्थानिक और कालिक प्रभाव क्या होता है, मापक्रम क्या होता है। विभिन्न स्थानों पर भी पर्यावरण
कि एक जगह एक ही अक्षांश पर एक जगह गर्म जलवायु है और एक जगह ठंडी जलवायु है। अगर हम इक्वेटोरियल गिनी की बात करें तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है और उसी से कुछ किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा के आसपास ही केन्या के माउंट कीनिया पर्वत पर या उसके आसपास एक ठंडी जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो ये कैसे संभव है, इसका क्या कारण है, ये जानिए। समय के दौर भारत में उत्तर भारत की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में हम वहीं स्थित हैं, वहीं सब कुछ है, लेकिन सर्दियों में तापमान कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो ये अंतर क्यों आता है, इस सबको समझना होता है। ये भिन्नता क्यों है कि समय की भिन्नता के कारण पर्यावरण का प्रभाव हमारे ऊपर और एक अलग प्रकार का क्यों पड़ता है, इन सबको हम जानते हैं। अच्छा, जलवायु क्या है? फिर एक बात है कि जलवायु क्या है। जलवायु समस्त प्रकार की वायुमंडलीय दशाओं का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ओस, कोहरा, दाब, हिमवर्षा आदि समस्त प्रकार की आर्द्रता दशाओं का आदि समस्त प्रकार की दशाओं का एक सम्मिलित योग है जो किसी स्थान विशेष पर देखने को मिलता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन होता है किसी प्रकार के किसी भी स्थान पर विभिन्न प्रकार के जलवायु तत्वों का, उनकी मौजूदगी का एक विशेष घटक के रूप में हम पढ़ते हैं। कभी कभार जानने को मिलता है कि माइक्रो क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट में हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, सदाबहार वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, अंधेरा सा छाया रहता है दिन में भी। वहाँ पर अलग तरह की है, और उसी क्षेत्र में कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर वन नहीं है, पेड़ पौधों की संख्या कम है, वहाँ आसानी से सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, वहाँ पर अलग प्रकार की स्थिति। मरुस्थल में जहाँ और घास स्थलों में अलग प्रकार की वनस्पति होती है, अलग प्रकार के जीव जंतु निवास कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ बड़ा पेड़ है, उसके बीच में ही उसके नीचे एक अलग प्रकार की एक छोटी सी अलग तरह की ठंडी जलवायु मिलेगी, जो समीपवर्ती मरुस्थल की दशाओं से थोड़ा सा ठंडा, अर्थात उनसे भिन्न जलवायु, उसे सूक्ष्म जलवायु कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर चर्चा करेंगे पर्यावरण हमारे आवास के रूप में किस तरह से हम प्रभावित करता है। मानव पर्यावरण संबंधों को एक विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि मानव ने पर्यावरण में क्या बदलाव किया है और पर्यावरण ने मानव को किस तरह से प्रभावित किया है। अर्थात हम जैसे भूगोल में पढ़ते आए हैं कि मानव पर्यावरण संबंध, नियतिवाद, निश्चयवाद जिसे हम कहते हैं, या कहें संभववाद, नवनिश्चयवाद, और वो उसी प्रकार का नहीं है, ये थोड़ा अलग है। वो एक तरह से कि पढ़ने के और समझने का, अध्ययन और अध्यापन का एक विशेष दृष्टिकोण है, विशेष उपागम है, जिसके तहत हम पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पर मानव अपनी गतिविधियों के माध्यम से कैसे किया है, उन सबको जानने का प्रयास किया करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा इस विषय पर, और गंभीरता से आप लोग इस पर चर्चा करें अपने साथियों के साथ में, और अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करें।
आप सभी को शुभकामनाएं। ये मेरा पहला लेक्चर है, हो सकता है इसमें कुछ प्रकार की कमियां भी हो, तो आगे निरंतर सुधारने का प्रयास करेंगे और एक बेहतर क्वालिटी का वीडियो लाने का प्रयास करेंगे।